पीपीटी में कहाँ है एम्प्टी, कहाँ है, कहाँ लिखूं पीपीटी में, कहाँ है? यहां पे लिखूं? यहां पे क्यों लिखूं? मैं नहीं लिखता मैं यहां पे। कैसे लिखूं यहां पे? मैं केवल और केवल यहां लिखूंगा खाली पेज पर। जिसको पढ़ना है वो पढ़ ले, जिसको नहीं पढ़ना है वो ना पढ़े। जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। सबसे पहली बात है कि प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज एन ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन लेवल। अब ये पीपीटी में ये लाइन लिखी हुई है, इस लाइन का मतलब तुम मुझे समझा दो, तुम समझा दो। ये पीपीटी में ये लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब मुझे समझा दो, फिर पीपीटी ज्यादा समझ में आता है। तो जब तक मैं इसका डायग्राम नहीं बनाऊंगा तब तक क्या समझ में आ जाएगा? predominant site for control of gene expression is at transcriptional initiation level। ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन लेवल पर ही प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन रेगुलेशन किया जा सकता है। ठीक है, देखो यूकैरियोट्स में तो कई रास्ते हैं। यूकैरियोट्स में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर यहां पर डीएनए है, डीएनए। अब या तो यहां पर डीएनए से आरएनए ही मत बनने दो, तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर इसको सोल्व कर लिया। या आरएनए से तुम मत बनने दो, आरएनए से मत बनने दो तुम मैच्योर आरएनए, मैच्योर आरएनए मत बनने दो, तो इसको स्प्लाइसिंग के लेवल पर, स्प्लाइसिंग के लेवल पर भी रोक सकते हो किसी जीन के रेगुलेशन को। या फिर मैच्योर आरएनए का ट्रांसपोर्ट ही मत होने दो, मैच्योर आरएनए का ट्रांसपोर्ट साइटोप्लाज्म में मत होने दो, साइटोप्लाज्म में मत होने दो। ठीक है, या फिर साइटोप्लाज्म में प्रोटीन के सिंथेसिस को बंद कर दो, प्रोटीन सिंथेसिस को बंद कर दो। ये इतने सारे मेथड हो सकते हैं किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर, किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर जीन के एक्सप्रेशन को रोकने के, ठीक है, या जीन का रेगुलेशन करने के। लेकिन प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस तो है ही नहीं, वहां तो जैसे ही एमआरएनए बनेगा वैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? इसके इनिशिएशन को ही रोकना पड़ेगा। किसके इनिशिएशन को रोकना पड़ेगा? ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन को ही रोकना पड़ेगा। फिर उसके बाद में द मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स वाज गिवन बाय जैकब एंड मोनाड। दे वर्कड ऑन ई कोलाई बैक्टीरिया। जैकब एंड मोनाड ने ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर काम किया, और काम करने के बाद में जीन रेगुलेशन कैसे होता है प्रोकैरियोट्स में उसके बारे में जानकारी दी। ठीक है, अब आगे यहां पर हम बात करेंगे कि ओपेरॉन होता क्या है। ओपेरॉन इज ग्रुप ऑफ जीन्स विथ रिलेटेड फंक्शन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम एंड एक्ट एज रेगुलेटरी यूनिट इज कॉल्ड ओपेरॉन। जैसे अगर मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं ना तो केवल नोट्स ही बनेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, इतनी बात गारंटी है। जो ऐसे पढ़ना चाह रहा है, operon group of genes with related function present on same chromosome and act as a regulatory unit is called operon। This is the method of ppt। तो कैसा होता है? ओपेरॉन ग्रुप ऑफ जीन्स होता है जो रिलेटेड है सेम फंक्शन से, प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, है ना। एक्ट एज रेगुलेटरी यूनिट इज कॉल्ड ओपेरॉन। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। इन ओपेरॉन मैनी जीन्स आर इन्वॉल्व। ओपेरॉन में बहुत सारी जीन्स इन्वॉल्व होती है, जैसे कि स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन होती है, रेगुलेटर जीन होती है, फिर होती है अपनी ऑपरेटर जीन होती है, और फिर अपनी होती है प्रमोटर जीन। तो इस तरह से बहुत सारी जीन हो सकती है एक ओपेरॉन में। तो ये बात आपको नोट्स बना लो, इसको लिख लो सुंदर सुंदर। इसके सुंदर सुंदर नोट्स बना लो ताकि दिक्कत नहीं हो। अपने छोटे भाई बहनों के लिए नोट्स सजा के रखने के लिए नोट्स बनाओ पहले, क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर वो किसी और को भी पढ़ने हैं। तो सुंदर सुंदर बनाओ, 4 तरह के कलर के पेन यूज करो, फिर इनके नोट्स बनाओ। फिर आगे चलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है लैक ओपेरॉन।
tryptophan operon, ara operon, his operon, histidine operon, valine operon. Each operon has its specific operator and specific repressor. ठीक है, क्या करना है मुझे तो बता दो, कैसे पढ़ाना है? ठीक है, अब शांति से पढ़ लो, शांति से पढ़ लो। अब मैं लिख के पढ़ा रहा हूं, अब आज के बाद में कोई भी नहीं बोलेगा कैसे पढ़ाना है, मैं अपने हिसाब से पढ़ा दूंगा। जहां पे पीपीटी से पढ़ाना है मैं पढ़ा दूंगा, जहां पे हैंड रिटन पढ़ाना है मैं पढ़ा दूंगा। Operon, what is operon? This is group of gene who perform related functions and present on same क्रोमोसोम। ये ग्रुप ऑफ जीन है जो कि एक सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बना है और एक ही क्रोमोसोम पर बना है। ठीक है, ग्रुप ऑफ जीन है, सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करता है और एक ही क्रोमोसोम पर है। जैसे हम बात करें लैक ओपेरोन की, लैक ओपेरोन, ये लैक ओपेरोन क्या करता है, ये लैक्टोज के सेलुलर डाइजेशन के लिए या लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। अब ये 3-4 जीन एक सीक्वेंस में है, एक ही क्रोमोसोम पर है या फिर न्यूक्लियोइड पे पास में है, तो इसे आप बोलोगे लैक ओपेरोन। ओपेरोन का मतलब है जो ऑपरेट करता है, जो क्या करता है, ऑपरेट। ओपेरोन ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक सेट ऑफ जीन है, ग्रुप ऑफ जीन है जो कि ऑपरेट करती है किसी फंक्शन को। जैसे कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को ये क्या करती है, ये करती है ऑपरेट। कैसे होगा, कब नहीं होगा, क्या होगा। जैसे हमने बात करी थी कि कुछ जीन जो है वो हमेशा ट्रांसक्राइब होती है, हमेशा ट्रांसलेशन होता रहता है। कुछ जीनों का तब भी होता है जब हमें प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जैसे कि ये अब क्या हुआ था कि 1961 में जैकब एंड मोनाद साइंटिस्ट ने दिया था ये कॉन्सेप्ट लैक ओपेरोन का। या फिर प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन कैसे होता है, वो होता है ओपेरोन के द्वारा। एंड ओपेरोन इज ए ग्रुप ऑफ जीन टू परफॉर्म ए रिलेटेड फंक्शन। एंड इसका मतलब है, इसका शाब्दिक अर्थ है कि ओपेरोन मीन्स जो ऑपरेट करता है, ऑपरेट जो करता है। अब कैसे करता है, अब हम आते हैं लैक ओपेरोन के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं इसको मिटा रहा हूं, लैक ओपेरोन, लैक ओपेरोन। लैक में लैक का मतलब है लैक्टोज, और लैक्टोज जो होता है वो क्या है, एक डाइसैकेराइड है जो बना है मिलकर के गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बीच में क्या है, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बीच में एक बॉन्ड है, इसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ग्लूकोज के बीच में और लैक्टोज के बीच में। ठीक है, अब नॉर्मली बैक्टीरिया क्या करता है, नॉर्मली बैक्टीरिया यूज करता है ग्लूकोज का यूज करता है। लेकिन अगर ग्लूकोज नहीं डाले, हम उसको खाने के लिए ग्लूकोज ना दें, मीडियम में ग्लूकोज ना हो और क्या हो, लैक्टोज हो, तो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए कोई प्रोटीन या एंजाइम चाहिए, तो फिर ये प्रोटीन बनने लगता है। नॉर्मली मीडियम में ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज को ये
मेटाबॉलिज्म में काम में लेता है, ग्लूकोज से एनर्जी लेता है। लेकिन हमारा बैक्टीरिया एक बीकर में रखा हुआ है, हमने उसमें ग्लूकोज नहीं डाली, हमने डाल दिया लैक्टोज। तो अब बैक्टीरिया लैक्टोज को भी डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम बनाएगा, और वो तभी बनेगा जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, अब यहां पर इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को एक एंजाइम तोड़ता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम है जो कि तोड़ता है इस बॉन्ड को, और ये लैकोपेरोन में हमें यही एंजाइम बनाना है। इसी एंजाइम को हम लैकोपेरोन में बनाएंगे। तो जिसको इसमें से कुछ नोट डाउन करना है वो कर सकता है नोट, वरना पीपीटी में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, मिटा दूं क्या? ओके, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या होता है। ये ओपेरोन है। अब ओपेरोन के अंदर पहले हम लिख लेते हैं ओपेरोन। ओपेरोन, इस ओपेरोन में दो तरह की जीन हो सकती है। पहली जीन जो होती है उसको आप बोलते हो ऑपरेटर, सॉरी कंट्रोलर जीन्स। और दूसरी होती है स्ट्रक्चरल। जो कंट्रोलर जीन है वो तीन तरह की होती है। पहली है रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटर, रेगुलेटर, ये रेगुलेटर है भाई। रेगुलेटर। और दूसरी होती है प्रमोटर, और तीसरी होती है ऑपरेटर। ये तीन जीन होती है कंट्रोलर जीन्स में। रेगुलेटर जीन जो होती है वो बनाती है रेगुलेटरी प्रोटीन। क्या बनाती है? रेगुलेटरी प्रोटीन बनाती है। स्ट्रक्चरल जीन कई सारी हो सकती है, जैसे कि S1, S2, S3, S4। ठीक है, हाँ। एंजाइम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो हर बार नया एंजाइम ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारी कई बार तो रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है, कई बार एंजाइम पुराना भी हो जाता है। कहने का मतलब है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन पुराना तो होता है। जैसे कि तुम बर्तन में खाना खाते हो, या फिर तुम खाते हो खाना किसी प्लेट के अंदर, तो प्लेट को तो नहीं खाते हो, लेकिन प्लेट फिर भी पुरानी होती है, नई खरीदनी पड़ती है, उसको साफ करनी पड़ती है, उसको धोना पड़ता है। तो तुम प्लेट तो नहीं खाते हो लेकिन प्लेट को साफ करना पड़ता है, धोना पड़ता है। तो इसलिए एंजाइम को भी मेंटेनेंस चाहिए। टाइम टू टाइम एंजाइम को खत्म कर दिया जाता है, डाइजेस्ट कर दिया जाता है और नया बनाया जाता है, क्योंकि एक ही एंजाइम बार बार में काम एफिशिएंटली नहीं कर सकता। हर किसी चीज की लाइफ होती है। जैसे आरबीसी है, आरबीसी की लाइफ 90 डेज है, ऐसे ही एंजाइम की भी लाइफ है 1 दिन या 2 दिन। ऐसा नहीं है कि वो अजय अमर है, वो कभी बन गया एक बार तो कभी भी खत्म नहीं होगा। आ गई बात समझ में आकृति? ओके, तो यहां पर हमने बात करी रेगुलेट इन चीजों की। इसको नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं लैक्टोज ओपेरोन की, लैक ओपेरोन की। देखो क्या होता है।
ये एक डीएनए का सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस के ऊपर कुछ जीन्स लगे हुए हैं, ग्रुप ऑफ जीन है। पहली है आई, ये होती है रेगुलेटर जीन, फिर है प्रमोटर, फिर है ऑपरेटर, और यहां से तुम्हारी स्ट्रक्चरल जीन शुरू होती है। स्ट्रक्चरल जीन S1, S2, S3। अब इसको क्या लिखोगे? S1, S2, S3 को यहां पे हमने दिया इसको नाम ZYA, तो यहां पर S1 के पास में लिख सकते हो ZYA, पर ये स्ट्रक्चरल जीन ही है, मैं बता रहा हूं आपको, ये है ZYA। अब यहां पर क्या होता है कि ये है रेगुलेटर जीन, और ये है प्रमोटर, और ये है ऑपरेटर। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो कि आप देख सकते हो। अब यहां बात करें तो ये तीनों क्या हैं? कंट्रोलर जीन। और Z जो है, ये तीनों है स्ट्रक्चरल जीन। कौन सी जीन है? स्ट्रक्चरल। ये हम पढ़ रहे हैं लैक्टोपिरोन। अब यहां पर देख सकते हो जो Z है ये क्या बनाता है? ये Z जीन है वो बनाती है बीटा गैलेक्टो साइडेज एंजाइम, और Y बनाती है परमिएज, और ये जो A जीन है ये बनाती है ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज बनाती है ये। ट्रांस एसिटाइलेज बनाती है ये एंजाइम। ये दोनों एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमिएज काम के हैं। ये एंजाइम अपने काम का नहीं है, अगर ये आपको याद नहीं रहता है तो भूल जाना इसे। ट्रांस एसिटिलेज इस ओपेरॉन में काम में नहीं आता, ठीक है, पर ये पूरी की पूरी एक ओपेरॉन है, सारे के सारे एंजाइम एक साथ ही बनते हैं, तो अपन ने ये चीज लिख दी है। तो बी जीन, जेड जीन बनाती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई बनाती है परमिएज, और ए बनाती है ट्रांस एसिटिलेज। आ गई बात समझ में? तो ये इसको नोट डाउन कर लो, यही है लैक्टोपिरोन। अब ये ऑपरेट कैसे होता है ये पढ़ेंगे आगे, करो इसे नोट। पांच बच्चों को हर बैच में कैसे भी पढ़ा लो, चाहे अच्छे से अच्छा पढ़ा लो तो भी दिक्कत रहती है, चाहे ना पढ़ाओ तो दिक्कत है ही है। ठीक है, हाँ, ये पास पास ही रहते हैं जीन, तभी तो ये एक ऑपरेटर है, तभी तो एक ओपेरोन है। नोट कर लिए? मिटा दूं क्या? ठीक है, ठीक है, ये नोट हो गया, आपने कर लिया है इसको नोट। अब पहला जो है हमारा काम वो है, सुनो भाई, ये ऋचा का क्वेश्चन है लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहां पर ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ना, सॉरी, ये जो रेगुलेटर जीन है, इसका प्रमोटर इधर भी है, इधर भी इसका प्रमोटर है। यहां पे इसका प्रमोटर है, वो उसको दिखाते नहीं है, प्रमोटर है वो। जीन तो यहां प्रेजेंट है, तो इसमें सेल्फ अंडरस्टूड है कि यहां पर इसका प्रमोटर है। रेगुलेटरी जीन का प्रमोटर अलग होता है,
प्रमोटर क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवाता है, ये वही प्रमोटर है। ठीक है, तो यहां पे लिखते नहीं है, सेल्फ अंडरस्टूड है, पर लिख लो, चलो कोई बात नहीं है, पी और लिख लो इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर ये जो आई जीन है, यहां पे सबसे पहले लिखो केस 1। क्या लिखोगे? केस 1। केस 1 में ये लिखना है, केस 1, when lactose is not present in medium। ठीक है, ये केस 1 हो गया, लैक्टोज नहीं है। तो यहां पर ये क्या करेगी, ये आइजीन है ना, यहां पे प्रमोटर पे कौन आएगा, आरएनए पॉलीमरेज। और ये आइजीन क्या करेगी, ये आइजीन बनाएगी एक तरह का प्रोटीन जिसे बोलते हो रेगुलेटरी प्रोटीन। ठीक है, ये रेगुलेटरी प्रोटीन ही क्या है, इसका रिप्रेसर है। ये रेगुलेटरी प्रोटीन जो है वो जाके जुड़ जाता है ओ से। कहां से जुड़ जाता है, ओ से, ऑपरेटर से। ये यहां पे ये ऑपरेटर से, ये ऐसे, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया। ठीक है, अब क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में ये बंद रहता है, आपको पता है नॉर्मल कंडीशन में ये बंद रहता है, इसको चालू करते हैं जब लैक्टोज आता है। तो यहां पर नॉर्मल कंडीशन है, यहां पर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो रेगुलेटरी प्रोटीन कहां से जुड़ गया, ओ से आके बाइंड हो गया। अब क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज आया। आरएनए पॉलीमरेज कहां पे आएगा, वो प्रमोटर पे। आरएनए पॉलीमरेज कहां आएगा, प्रमोटर पे। प्रमोटर पे आया, क्या ये आरएनए पॉलीमरेज इधर बढ़ सकता है क्या आगे? क्योंकि यहां पर जो ट्रेन की पटरी थी, यहां पे जो ट्रेन की पटरी थी, उसके ऊपर एक पेड़ गिर गया आकर के। देखो रास्ता ब्लॉक है, यहां पे रास्ता ब्लॉक है, पटरी ऐसे थी, उसके ऊपर ऐसे आगे पेड़ गिर गया, तो ट्रेन आगे बढ़ सकती है क्या? नहीं बढ़ सकती। तो आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा सकता। तो आगे नहीं जा सकता, तो इन जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा क्या, ट्रांसक्रिप्शन होगा क्या, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो फिर इसका ट्रांसलेशन होगा क्या, नहीं होगा। तो फिर एंजाइम बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो फिर ये स्विच ऑफ रहेगा, ये ओपेरॉन कैसा रहेगा, ऑफ रहेगा। तो ये जनरली जनरली ऑफ रहता है, कभी कभी इंड्यूस किया जाता है। तो जो जनरली ऑफ रहता है, कभी कभी इंड्यूस किया जाता है, उसको किस टाइप का बोलते हो, जो जनरली ऑफ रहे और कभी कभी इंड्यूस किया जाए, तो कौन सा हो गया, इंड्यूसिबल। अरे कौन सा है ये, इंड्यूसिबल ओपेरॉन। ठीक है, बनाओ इसको जल्दी से। बनाओ बनाओ, फिर एक बात बताता हूं। बना लिया। अब मेरी बात सुनो, रेगुलेटरी प्रोटीन तो हमेशा ही बनता है, रेगुलेटरी प्रोटीन तो हमेशा ही बनता है, ये रेगुलेटरी प्रोटीन हमेशा बनता है, चाहे से ये स्विच ऑन रहे या स्विच ऑफ रहे। इंड्यूस कैसे करेंगे इसे बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, आगे आगे मत भगो। इंड्यूस कैसे करता है, इंड्यूस कैसे करता है वो बता रहे हैं। मेरी बात सुनो, रेगुलेटरी प्रोटीन तो हमेशा ही बनेगा। अरे भाई रेगुलेटरी प्रोटीन तो बन ही रहा है, अभी भी ये ऑफ है तो भी, और जब ये ऑन होगा तो भी बनेगा। तो जो रेगुलेटरी प्रोटीन कौन सी जीन बना रही है, आई। कौन सी जीन है, रेगुलेटर। तो रेगुलेटर जीन कैसी हो गई, रेगुलेटर जीन कैसी हो गई, हाउसकीपिंग। हो गई हाउसकीपिंग या फिर कॉन्स्टिट्यूटिव। ये बात समझ में आ गई क्या, कि रेगुलेटर जीन जो हमेशा प्रोटीन बना रही है वो हाउसकीपिंग हो गई, वो हमेशा बना रही है। और इसमें लग्जरी जीन कौन सी है, जेड वाई एंड ए। कौन सी है, जेड वाई एंड ए। ये बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई क्या,
अरे सब बोलो, ऐसे क्या कर रहे हो? सब बच्चे रिप्लाई करो। ठीक है, तो इसको जल्दी से बना लो, मैं बिठा रहा हूं फिर। ओके ओके ओके, आई गॉट इट, आ गई आपको। जल्दी से बना लो। बना लिया? अब लिखो केस टू। क्या लिखोगे? केस टू। वेहन लैक्टोज इज प्रेजेंट इन मीडियम। अब लैक्टोज आ गया, अब ग्लूकोज नहीं है, लैक्टोज है, तो क्या होगा? लैक्टोज सेल के अंदर आएगा। सेल में थोड़ी मात्रा में परमिएज एंजाइम पहले से होता है, परमिएज सेल के अंदर लैक्टोज को लेके आएगा। लैक्टोज का एक आइसोमर होता है एल्लो लैक्टोज, वो भी किसी एंजाइमेटिक रिएक्शन से एल्लो लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, और एलो लैक्टोज आके जुड़ता है रेगुलेटरी प्रोटीन से। यहां पर आके अगर मीडियम में लैक्टोज होगा तो यहां पर इसके साथ में कौन बाइंड हो जाएगा? ये रेगुलेटरी प्रोटीन है, प्लस इसके साथ में बाइंड हो जाएगा एल्लो लैक्टोज। जैसे ही एल्लो लैक्टोज बाइंड होता है तो इसकी स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं, और ये अब बाइंड नहीं कर सकता। रेगुलेटरी प्रोटीन मॉडिफाइड, स्ट्रक्चरल चेंज। अब ये यहां पर बाइंड, ये ओ पर बाइंड कर सकता है क्या? क्या ये ओ पे बाइंड कर सकता है जब ये चेंज हो गया इसका स्ट्रक्चर तो? है ना? तो यहां पर ये नहीं कर सकता है बाइंड, तो ये नहीं करेगा। ये ऊपर जाएगा लेकिन इट कैन नॉट बाइंड, कैन नॉट बाइंड विथ ओ। तो यहां से हटाओ इसे। अब यहां पर आरएनए पॉलीमरेज आ रहा है प्रमोटर पर, आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज अब क्या आगे बढ़ सकता है क्या? बढ़ सकता है, तो आगे बढ़ सकता है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा क्या? एमआरएनए बनेगा क्या? तो मैं यहां पे इसको मिटा रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको। क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा? हाँ होगा। एमआरएनए बनेगा, हाँ एमआरएनए। क्या ट्रांसलेशन होगा? हाँ होगा। क्या क्या बनेगा? ट्रांसलेशन के बाद क्या क्या बनेगा? बीटा गैलेक्टो साइडेज। और क्या बनेगा? परमीएज। और क्या बनेगा? ट्रांस एससी टाइलेज। लिखो इनको, ये बनेगा। अब एंजाइम बन गया, अब लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। ठीक है, डन।
मिटा दूं क्या? ईशा, आरती, अरे हो गया सबका? चलो, अब कुछ पॉइंट्स लिखो लैक ऑपेरॉन के बारे में। पॉइंट्स लिखो। फोन है। हु इज कॉलिंग दिस टाइम? लैक ऑपेरॉन जो है वो है नेगेटिव कंट्रोल। इसको क्या बोलते हो? नेगेटिव कंट्रोल। हाँ, वो स्विच ऑन प्रोसेस थी श्रुति। वो जो अभी लास्ट में पढ़ाई है वो स्विच ऑन थी। वो स्विच ऑन ऐसा ही होता है। ठीक है कि एलो लैक्टोज आके जुड़ जाएगा तो रेगुलेटरी प्रोटीन की स्ट्रक्चर खराब हो जाएगी, तो वो आगे बाइंड नहीं कर पाएगी। अब लिखो नेगेटिव कंट्रोल। नेगेटिव कंट्रोल लिखो कि ये नेगेटिव कंट्रोल है। इसके बारे में पॉइंट है ये। नेगेटिव कंट्रोल क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि ये जो हमारी आई जीन थी, ये हमारी पी जीन थी, ये हमारी ओ थी। ये आई जीन का जो प्रोडक्ट था रेगुलेटरी प्रोटीन, ये रेगुलेटरी प्रोटीन जाके चिपकता है ओ से, और ये काम होने को रोकता है, एंजाइम बनने को रोकता है। रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट, रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट हमारे एंजाइम को बनने से रोक रहा है। इसलिए कैसा है? नेगेटिव कंट्रोल। कैसा है? नेगेटिव कंट्रोल। रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट एंजाइम को बनने से रोक रहा है, तो क्या बोलोगे? इसको नेगेटिव कंट्रोल। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई क्या? अच्छा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि लैक्टोज, लैक्टोज ओपेरोन के अंदर हम बना रहे हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये एंजाइम गैलेक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज, सॉरी, ये एंजाइम लैक्टोज को गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में तोड़ता है। तो ये कैटाबोलिक प्रोसेस है या एनाबोलिक? लैक ऑपेरोन कैटाबोलिक प्रोसेस है या एनाबोलिक? बिल्कुल, क्योंकि ये डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड्स में तोड़ने के लिए बना रहा है, तो ये कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक। कैसा प्रोसेस है? कैटाबोलिक। क्योंकि डाइसैकेराइड को तोड़ने के लिए बन रहा है एंजाइम, डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में तोड़ रहे हो, कैटाबोलिक प्रोसेस है। आ गई क्या बात समझ में? तो ये दो पॉइंट थे इसके बारे में, मैंने बता दिए। लैक ऑपेरॉन पूरा हो गया। लैक ऑपेरॉन पूरा हो गया। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट कर लो। चले आगे। अब हम पढ़ेंगे ट्रिप्टोफान ओपेरान। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम ट्रिप्टोफान को बनाने के लिए एंजाइम, ट्रिप्टोफान को बनाने के लिए एंजाइम बनाते हैं। ऐसे एंजाइम जो ट्रिप्टोफान का सिंथेसिस करेंगे वो बनाते हैं। तो ये कैटाबोलिक प्रोसेस है या एनाबोलिक? ट्रिप्टोफान ओपेरॉन कैसा प्रोसेस है? कैटाबोलिक या एनाबोलिक? एनाबोलिक। अगर हम बात करें, ये जनरली ऑन रहता है, जनरली ऑन। और इसे ऑफ किया जाता है जब ज्यादा हो जाता है ट्रिप्टोफान, तो ऑफ किया जाता है। तो ये कैसा हो गया? रिप्रेसेबल। रिप्रोसेबल है ये, रिप्रेसिबल। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि ये करता क्या है कि नॉर्मली बैक्टीरिया में
ट्रिप्टोफान बनाने के लिए एंजाइम बनते हैं, ये रहा, ये हो गया आपका ट्रिप्टोफान ओपेरॉन। यहां पर है रेगुलेटरी जीन, यहां पर है आपका प्रमोटर और यहां पर है आपका ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो कहां रहती हैं? स्ट्रक्चरल जीन कहां रहती है? आगे रहती है। कौन कौन सी है? ए, बी, सी, डी, ई। ये स्ट्रक्चरल जीन्स है 5, ए बी सी डी ई। यहां पे ये दोनों मिलकर के बनाती है E1, एंजाइम 1। ये बनाती है एंजाइम 2 और ये बनाती है दोनों मिलकर के एंजाइम 3। और ये तीनों एंजाइम मिलकर के ये तीनों एंजाइम मिलकर के एक अमाइनो एसिड बनाते हैं जिसका नाम है एक मिनट, ये बनाते हैं ट्रिप्टोफान। बनाते हैं कोरिस्मिक एसिड से। और ये आपकी रेगुलेटरी जीन है जो रेगुलेटर प्रोटीन बनाती है। लिख लो इसको, जल्दी लिख लो। हाँ लिखो, बिल्कुल ट्रिप्टोफान है। हाँ, गैप गैप हो सकता है गैप हो, बनाना जरूरी नहीं है, गैप हो सकता है, हो भी सकता है इनके बीच में गैप। यहां पर जंक डीएनए हो सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है गैप हो भी, हो सकता है ना भी हो। बना लिया तो इसको अब आगे चले, पढ़े इसकी। ठीक है, तो अब लिखो केस 1। केस 1, व्हेन tryptophan is level when tryptophan level is low in cell। केस 1 लिखो, when tryptophan level is, अरे E2 E3 है, ये E3, ये वाला E3 है भाई, E3। केस 1 लिखो, when tryptophan level is low in cell। अगर ट्रिप्टोफान का लेवल लो है तो क्या होता है? तो यहां पर देखो, यहां पर अगर लो है तो ये बनाती है एपो रिप्रेसर। ये एपो रिप्रेसर बनाती है, मतलब कि ये बनाती है प्री रिप्रेसर। क्या बनाती है? प्री रिप्रेसर।
अरे क्या बनाती है? ये बनाती है प्री रिप्रेसर, मतलब कि प्री रिप्रेसर। ये प्री रिप्रेसर ये प्री रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो सकता है, नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर आ गया आरएनए पॉलीमरेज। क्या आरएनए पॉलीमरेज आगे जा सकता है क्या? आगे जा सकता है क्या अभी? तो जा सकता है यहां पर। तो जाएगा तो क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा क्या? होगा। जा सकता है तो क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा? क्या एमआरएनए बनेगा? एमआरएनए एमआरएनए बनेगा तो क्या एंजाइम E1, एंजाइम E2 और एंजाइम E3 बनेगा क्या? बनेगा क्या? ठीक है, तो ये बनेगा तो क्या कोरिस्मिक एसिड, एसिड क्या चेंज होगा क्या ट्रिप्टोफान में? तो इस कंडीशन में ये कैसा है? ऑन है। ये ऑन है अभी। बनाओ इसे। कोरिस्मिक एसिड प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफान का। कोरिस्मिक एसिड सबस्ट्रेट है, और कोरिस्मिक एसिड सबस्ट्रेट है। इस कोरिस्मिक एसिड को ट्रिप्टोफान में कन्वर्ट करते हैं एंजाइम। अरे किसी चीज से तो बनेगा। अगर हमें बर्फ बनानी है तो पानी से ही तो बनेगी, तो वो पानी है वो। कोरिस्मिक एसिड पानी है जिससे तुम बर्फ बनाओगे। वो सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट है। प्रोडक्ट क्या है? ट्रिप्टोफान। तो ये एंजाइम क्या करते हैं? ट्रिप्टोफान के लिए ट्रिप्टोफान बनाते हैं सबस्ट्रेट से। ओके। ठीक है, अब सुनो। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं सेकंड केस की। तो सेकंड केस में क्या होगा? मिटा दूं कैसे? अब सेकंड केस में सुनो। सेकंड केस में क्या होगा? व्हेन ट्रिप्टोफान लेवल इज हाई। अगर ट्रिप्टोफान का अगर ट्रिप्टोफान का लेवल हाई है तो यहां पर एक फीडबैक जाता है, फीडबैक इनिबिशन भी है ये। तो क्या होता है? ये ट्रिप्टोफान का अगर तो लेवल हाई है तो यहां पर क्या होगा? यहां पर ये जो तुम्हारा एप्पो रिप्रेसर था ना, ये जो तुम्हारा एप्पो रिप्रेसर बना था, ये जो तुम्हारा एप्पो रिप्रेसर बना था, इस एप्पो रिप्रेसर इस एप्पो रिप्रेसर के अंदर आके बैठ जाता है ट्रिप्टोफान। ये ट्रिप्टोफान भी आ गया और ये एप्पो है, एप्पो रिप्रेसर। आ गई बात समझ में? अब ये क्या बन गया? एक्टिव, एक्टिव रिप्रेसर। अब इट कैन बाइंड टू ओ। तो अब ये ओ से बाइंड हो जाएगा ऐसे, ये लो, ये बाइंड हो गया ओ से। तो अब क्या आरएनए पॉलीमरेज आगे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो अब क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा क्या? नहीं होगा। नो ट्रांसक्रिप्शन। यहीं रुक गई गाड़ी, कुछ भी नहीं बनेगा। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, एंजाइम नहीं बनेंगे।
एपोरिप्रेसर बाइंड हो गया है ट्रिप्टोफान से, जो ट्रिप्टोफान एक्सिस में था ना उससे ही बाइंड हो गया वो। अगर ट्रिप्टोफान ज्यादा हो गया तो ट्रिप्टोफान वापस चला जाएगा कोर इसके पास में, एपोरिप्रेसर के पास में बाइंड हो जाएगा। तो जैसे ही बाइंड होगा वैसे ही एपोरिप्रेसर कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव में, और अब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। बात समझ में आ गई क्या? वंशिका, तिशा, मोहम्मद, सनी, राखी, हाँ ये उल्टा है, उसका उल्टा है। वो इंड्यूसेबल था, ये सप्रेसेबल है, रिप्रेसेबल है। अब जैसे ही ट्रिप्टोफान का लेवल कम होगा तो ये वाला ट्रिप्टोफान भी यहां से हट जाएगा, ये वाला ट्रिप्टोफान भी यहां से हट जाएगा, और ये भी, इसको भी सेल यूटिलाइज कर लेगी। और फिर जब सेल यूटिलाइज को कर लेगी तो अब एपो रिप्रेसर वापस एपो रिप्रेसर बन जाएगा। अब एक्टिव रिप्रेसर वापस से एपो रिप्रेसर बन जाएगा, वापस से स्विच ऑन हो जाएगा। आ गई क्या बात समझ में? एक्टिव रिप्रेसर के नीचे कुछ भी नहीं लिखा, एक्टिव रिप्रेसर ही लिखा है, उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा। चले क्या आगे? एपो रिप्रेसर है, एपो ये, अरे ये पूरा का पूरा ये एपो रिप्रेसर, एपो रिप्रेसर प्लस क्या जुड़ गया? ट्रिप्टोफान। तो अब ये क्या बन गया? इक्वल टू एक्टिव रिप्रेसर। ठीक है, ओपेरॉन तो बहुत से हो सकते हैं, अभी अपने को दो ही पढ़ने हैं, बताए थे पहले कि वैलिन ओपेरॉन भी हो सकता है। जितने भी जीन है उनके लिए सभी के लिए ओपेरॉन है, पर अभी सबकी डिस्कवरी नहीं हुई है। तो यहां पर हमारा, हाँ, फीडबैक, इसको बोलते हैं फीडबैक, फीडबैक इनिबिशन, फीडबैक इनिबिशन। मतलब अगर ट्रिप्टोफान ज्यादा है तो ज्यादा होते ही वो किससे बाइंड हो जाता है? एपो रिप्रेसर से, तो स्विच ऑफ हो जाता है। अगर ट्रिप्टोफान कम हो गया तो एपो रिप्रेसर से हट जाता है और स्विच ऑन हो जाता है। यही है फीडबैक, कि फीडबैक मिला उसको, उसको फीडबैक मिला कि ट्रिप्टोफान ज्यादा है, ऑफ कर दो, ट्रिप्टोफान कम हो गया, ऑन कर दो। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर ट्रिप्टोफान ओपेरॉन कंप्लीट, और हमारा अब शुरू होगा म्यूटेशन। क्या शुरू होगा? म्यूटेशन। चलो देखते, ये स्लाइड्स हैं आपकी, इनको आप पढ़ लेना। यहां पे आप देख सकते हो, हम म्यूटेशन में सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्लॉइडी। प्लॉइडी क्या होती है? पहले वाला लैक ओपेरॉन फीडबैक नहीं था, लेकिन ट्रिप्टोफान वाला फीडबैक था। वंशिका अग्रवाल बोल रही है सर ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया है। थैंक यू, आपने समझा है तब समझ में आया जाकर के, आपने मेहनत करी है, ध्यान से पढ़ा है, और थोड़ा सा जो डांट पड़ी है ना उसका भी असर है। तो डांट जब तक नहीं पड़ती है ना तब तक समझ में नहीं आता।
तो डांट पड़ी है ना, उसके कारण से आया है ये समझ में। तो रोज रोज मुझे गुस्सा दिलाया करो, थोड़ी सी डांट खाया करो, फिर सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है। हम्म। ठीक है। हाँ, डोज चाहिए, डोज। अरे किसी ने भी दिलवाया हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? डांट तो सभी की पड़ी थी, डांट डांट कॉमन थी वो, तुम सभी की डांट थी उसमें। अगर वो आधा किलो डांट थी ना, तो सबका 10-10 ग्राम सबका है उसमें। वो डांट सभी की थी, किसी एक के लिए नहीं थी वो डांट, सभी लोगों के लिए था वो गुस्सा। मतलब थोड़ा थोड़ा बांट लेना उसको, 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम। मैं स्ट्रिक्ट नहीं रहता हूँ ऑफलाइन में, अब होना पड़ रहा है मेरे को ऑफलाइन में भी स्ट्रिक्ट, क्योंकि बच्चे सुनते ही नहीं है बात जब तक उनको डांट नहीं मिलती। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। मोनोप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी का मतलब होता है कि प्रेजेंस ऑफ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे मान लो हमारे पास 23 क्रोमोसोम है, और सभी की एक एक कॉपी हो, तो वो मोनोप्लॉइडी होती है। एक एक कॉपी एक एक कॉपी एक एक कॉपी। डिप्लॉइडी, डाइप्लॉइडी, यहां पे आप देख सकते हो एक क्रोमोसोम की दो दो कॉपी। जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपी, क्रोमोसोम नंबर 2 की भी 2 कॉपी, 3 की भी 2 कॉपी, 4 की भी 2 कॉपी, और जितने क्रोमोसोम है सबकी दो दो कॉपी। ठीक है। आगे ट्रिप्लोइडी, सभी की तीन तीन कॉपी, क्रोमोसोम नंबर 1 की भी तीन, 2 की भी तीन, 3 की भी तीन, 4 की भी तीन। आगे अब है टेट्राप्लॉइडी, प्रेजेंस ऑफ 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम, सभी क्रोमोसोम की दो दो कॉपी, सभी क्रोमोसोम की दो दो कॉपी। अब मुझे बताओ, गैमीट में कितनी थी कॉपी होंगी? गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। ठीक है। तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के गैमेट होते हैं हैप्लॉइड। बात समझ में आ गई? डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के होते हैं, अगर ऑर्गेनिज्म टेट्राप्लॉइड हुआ तो, अरे अगर ऑर्गेनिज्म टेट्राप्लॉइड हुआ तो कितनी की कॉपी होंगी गैमेट में? दो दो कॉपी होंगी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दो कॉपी उसमें जाएंगी। अगर वो हेक्साप्लॉइड हुआ तो, हेक्साप्लॉइड हुआ तो कितनी थी कॉपी होंगी? तीन तीन कॉपी होंगी, सिंपल सी बात है। जितनी पेरेंट की प्लॉइडी है उससे जस्ट आधी गैमेट में। तो इस तरीके से टेट्राप्लॉइड, ये ऐसे कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। अब आ गई बात, तो पॉलीप्लॉइडी किसको बोलोगे? कि दो से ज्यादा सेट हो। यहां तक तो डिप्लॉइड बोलते हैं, अब पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं दो से ज्यादा सेट होने पर। अब देखो क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम लाइक 3x 4x 5x 6x 7 8x। ठीक है। अब यहां पर क्रोमोसोम का नंबर ध्यान से सुनना, हम बात कर रहे हैं हेक्साप्लॉइड की। हेक्साप्लॉइड का मतलब क्या है? 6 सेट हैं। ठीक है। नीलांशु सुनो, अभी सबके जवाब मिल जाएंगे। हैप्लॉइड के गैमीट तभी बनेगा जब या तो वो डिप्लॉइड हो, या वो टेट्राप्लॉइड हो, या वो हेक्साप्लॉइड हो। मतलब इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे तभी गैमीट बनेगा, तभी क्या होगा, तभी मियोसिस पॉसिबल है। मियोसिस कब पॉसिबल है? जब इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो। अगर ओड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम, 5 क्रोमोसोम, तो कभी भी मियोसिस नहीं होगा। अभी थोड़ी देर रुको, बात पता चल जाएगी। यहां पर हम बात कर रहे हैं हेक्साप्लॉइड वीट की, जो वीट हम खाते हैं वो हेक्साप्लॉइड है। तो गैमीट में कितने क्रोमोसोम होंगे? ये हेक्साप्लॉइड है तो गैमीट 3x हो गया। ठीक है। अगर हम बात करें हैप्लॉइड सेल में तो क्या होगा? हैप्लॉइड सेल में भी हैप्लॉइड सेल में भी क्या होएगा? 3x ही रहेगा। ठीक है। इसकी हैप्लॉइड सेल में भी। फिर हम बात करते हैं बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम की, तो वो 7 होएगा। बेसिक नंबर क्या है? 7। क्योंकि अगर आप 6x इक्वल टू 42 करते हो तो x इक्वल टू 7 आता है, तो दिस इज बेसिक नंबर। नाउ मोनोप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे बताओ? मोनोप्लॉइड में कितने होंगे बताओ? अरे 7 होंगे, एक क्यों होंगे इमरान? 7 होंगे ना।
क्रोमोसोम नंबर 1 की एक कॉपी, 2 की एक कॉपी, 3 की एक कॉपी, ऐसे 7 क्रोमोसोम होंगे। तो मोनोप्लॉइड में भी 7 क्रोमोसोम होंगे। और अगर हम बात करें जीनोम की, तो जीनोम में भी 7 ही क्रोमोसोम होंगे। बस यहां पे 7 क्रोमोसोम की 6 कॉपी है, एक क्रोमोसोम की 6 कॉपी है, इसलिए 6s है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन की। यहां पर हमें एक चीज देखने को मिली कि मोनोप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। अगर ऑर्गेनिज्म पॉलीप्लॉइड है, अगर पॉलीप्लॉइड है, तो मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड इक्वल नहीं हो सकते। मोनोप्लॉइड तो ये होएगा और पॉली हैप्लॉइड ये होएगा। अगर ऑर्गेनिज्म पॉलीप्लॉइड है तो मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, अब ह्यूमंस की बात करो। यहां पर डिप्लॉइड होता है 2x इक्वल टू 46, देन x इक्वल टू 23, देन गैमीट में भी 23 क्रोमोसोम होंगे, हैप्लॉइड सेल में भी 23, बेसिक नंबर भी 23, मोनोप्लॉइड सेल में भी 23 और जीनोम भी 23 का ही होएगा। तो अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है तो ये होएगा, अगर वो पॉलीप्लॉइड है तो ऐसा होएगा। ये बात सभी को समझ में आ गई क्या? क्या ये बात समझ में आ गई? हम्म। बेसिक नंबर उसे बोलते हैं जो एक्स होता है। जैसे हमारा बेसिक नंबर है, हमारा बेसिक नंबर है 23। अगर मैं बोलूं 2n इक्वल टू 14 है तो बेसिक नंबर होएगा 7। आ गई बात समझ में? अगर मैं बोलूं 4n इक्वल टू 40 है तो बेसिक नंबर होएगा 10। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। मियोसिस से बनते हैं गैमीट, और गैमीट तभी बनेंगे जब जब डिप्लॉइड हो, टेट्राप्लॉइड हो, हेक्साप्लॉइड हो, ऑक्टाप्लॉइड हो। कभी भी ट्रिप्लॉइड में, पेंटाप्लॉइड में, सेप्टाप्लॉइड में गैमीट नहीं बनेंगे, क्योंकि तुम डिप्लॉइड में एक एक क्रोमोसोम को सेपरेट कर लोगे, ट्रिप्लॉइड में एक एक को भेज दोगे, फिर एक बचेगा, उसको आधा आधे को नहीं भेज सकते हो। अगर ऐसा है, क्रोमोसोम नंबर 1 की 3 कॉपी, ये क्रोमोसोम नंबर 1 था, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, इसकी भी 3 कॉपी। इसके अंदर मियोसिस नहीं हो सकता, इसके अंदर मियोसिस नहीं हो सकता है, क्योंकि तुमने क्या किया, एक क्रोमोसोम इधर भेज दिया, एक क्रोमोसोम इधर भेज दिया, ये भी इधर भेज दिया, ये भी इधर भेज दिया। अब ये जो एक क्रोमोसोम बचा है, इसको क्या आधा आधा थोड़ी भेजोगे? तो यहां पर मियोसिस नहीं हो सकता है। ट्रिप्लॉइड में, पेंटाप्लॉइड में मियोसिस नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई क्या? ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का काम करेंगे मंडे को।